हेलो एवरीवन। आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में समावेशी शिक्षा में चुनौतियाँ, जिसका हमने फर्स्ट पॉइंट शून्य अस्वीकृति इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा। आज हम इसके सेकंड पॉइंट आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहुँच, उनमें आने वाली बाधाएं एवं उनके उपायों के बारे में अध्ययन करेंगे। आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की समावेशी शिक्षा के सृजन के लिए आवश्यक है। बाधा रहित वातावरण से ही विद्यालय की आधारभूत संरचना का निर्माण समावेशी रूप में होता है। इसीलिए समावेशी विद्यालय के सृजन के लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण किया जाए तथा उनके अनुरूप आधारभूत संरचना की जाए। वर्तमान समय में बाधा रहित वातावरण के निर्माण में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण एवं आधारभूत संरचना समावेशी विद्यालय के अनुरूप नहीं बन पाती। दूसरे शब्दों में, जब हम विद्यालय का वातावरण बाधा रहित होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय का स्वरूप समावेशी होगा। बाधा रहित वातावरण सुगमता की पहुंच की आधारभूत संरचना की कुछ चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां हैं विद्यालय में भौतिक संसाधनों संबंधी बाधाएं। बाधा रहित वातावरण के निर्माण में प्रमुख बाधा भौतिक संसाधनों से संबंधित होती है। इन बाधाओं के आधार पर ही समावेशी विद्यालय का सृजन तथा बाधा रहित वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। प्राय सरकारी विद्यालयों में उचित विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान एवं खेल के उपकरण आदि का व्यापक अभाव देखा जाता है। इससे विद्यालय व्यवस्था में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे समावेशी शिक्षा व्यवस्था संभव नहीं हो पाती। सामुदायिक सहयोग संबंधी बाधाएं, कम्युनिटी कोऑपरेशन रिलेटेड बैरियर्स। समुदाय के सभी व्यक्तियों को यह मानना है कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था का दायित्व सरकार का होता है, जबकि वे ये भूल जाते हैं कि उनके बालक बालिकाएं जब विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उनको अपेक्षित सहयोग करके विद्यालय के वातावरण को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। परंतु जब वे इस प्रकार का सहयोग नहीं करते, वरन स्कूल के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अभिभावक सहयोग संबंधी बाधाएं। प्राय देखा जाता है कि अभिभावक विकलांग एवं अपवंचित बालकों को विद्यालय तक नामांकन के लिए नहीं लाते। यदि किसी प्रकार का उनका नामांकन हो जाता है तो अपने बालक बालिकाओं की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते, जैसे समय से विद्यालय में न भेजना, उनके गृह कार्य में लगाना एवं विद्यालय गतिविधियों से उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित न करना आदि। इनका प्रभाव विद्यालय के वातावरण पर भी पड़ता है तथा शिक्षकों का इन बालकों एवं अभिभावकों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। दार्शनिक विचारों संबंधी बाधाएं। दार्शनिक विचारों संबंधी बाधाओं के रूप में शिक्षकों को समावेशी दर्शन संबंधी विचारों का ज्ञान नहीं होता। इससे शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारी विकलांग छात्रों के लिए सकारात्मक भाव नहीं रखते। इस प्रकार न तो विद्यालय का वातावरण बाधा रहित के रूप में विकसित होता है और न ही विद्यालय का स्वरूप समावेशी विद्यालय के रूप में विकसित होता है।
दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं। शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय में विकलांग, अपमज्जित एवं पिछड़े बालक बालिकाओं के प्रति नकारात्मक भाव रखा जाता है। उनके बारे में अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों समाज में प्रचलित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अनुरूप वातावरण विद्यालय में विकसित नहीं हो पाता। इससे समावेशी विद्यालय के अनुरूप विद्यालय विकसित भी नहीं कर सकते एवं संकीर्ण दृष्टिकोण वातावरण को बाधा रहित बनाने के मार्ग में प्रमुख चुनौती बन जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव। शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण करने से पूर्व सामान्य बालकों वाली कक्षा में शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। दूसरे शब्दों में अध्यापकों भी सामान्य बालकों की कक्षा में शिक्षण अभ्यास कराना चाहता है। जब उनको समावेशी छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय वातावरण निर्माण करने की योग्यता प्राप्त नहीं होती तो उन बाधाओं को दूर कर पाते हैं जो समावेशी शिक्षा में उत्पन्न होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव। विद्यालय व्यवस्था में शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव पाया जाता है। इस कारण शिक्षक छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च नहीं बना पाते और ना ही वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की रुचि विकसित कर पाते हैं। इससे विद्यालय वातावरण में छात्र छात्राओं को अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है तथा विद्यालय का वातावरण भी अनेक बाधाएं युक्त हो जाता है। नवाचार के ज्ञान का अभाव। शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को शैक्षिक नवाचारों का ज्ञान न होना विद्यालय वातावरण को बाधाओं में ग्रसित बना देता है। जैसे क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान न होने पर शिक्षक छात्रों की समस्या को न तो समझ पाएगा और न उन्हें समाधान खोज पाएगा। इस स्थिति में विद्यालय का वातावरण बाधाओं से मुक्त नहीं होगा तथा शिक्षा का शैक्षिक विकास भी छात्रों का नहीं हो पाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च जिसे बोलते हैं, इसके अंतर्गत विद्यालय में विद्यमान जो वर्तमान समय में समस्याएं होती है उसका निवारण विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। इसके लिए प्रधानाध्यापक को एवं स्थानीय स्टाफ को कार्यरत करना पड़ता है। ऐसी योजनाएं प्लान करनी पड़ती हैं जिनसे कारण उन समस्याओं का निराकरण हो सके जैसे विद्यालय में वर्तमान समय में चल रही हो। जैसे किसी विद्यालय में बच्चे ड्रॉप आउट की समस्या है, मध्यांतर में बच्चे भाग जाते हैं, एडमिशन लेकर विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, जल्दी छुट्टी में भग जाते हैं, गृह कार्य करके नहीं ला रहे हैं, प्रार्थना सभा में नहीं आ रहे हैं, विद्यालय लेट से आ रहे हैं, विद्यालय में कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जो जिनसे दूसरों में भी बच्चों में ऐसे अवांछनीय व्यवहार हो रहा है। तो ये सारी एक्शन रिसर्च जो है वो वर्तमान समय में उस विद्यालय में चल रही उन समस्याओं के निदान हेतु किए गए प्रयास हैं जिसे क्रियात्मक अनुसंधान के तहत किया जाता है। अगर ऐसी नई प्रविधियों, नई तकनीकियों के बारे में ही टीचर को नहीं मालूम है तो क्या वो विद्यालय में आने वाली अन्य समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? भौतिक संसाधनों की कमी है, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रयोगशाला में के अंतर्गत जो है वो टूल्स नहीं हैं, उनके मैनुअल नहीं हैं। इस तरीके से जो योजनाएं जिस क्वांटिटी में बनाई जाती हैं उन योजनाओं को उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए उन्हें उचितम रूप से प्रयोग करना ही आधारभूत संरचना का एक उपाय है।
सामुदायिक सहयोग का अभाव रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं, कुछ पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा तो अपाहिज है, विकलांग है, या फिर ये नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अभिभावकों का एवं समुदाय का सहयोग भी इसके लिए आवश्यक है। दार्शनिक विचारों संबंधी बाधाएं आती है, जिसमें दूरदर्शिता, विद्यालय में किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, विद्यालय में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं, प्रधानाध्यापक और अध्यापक जो होते हैं, ऐसे छात्रों को, विकलांग बच्चों को अपने चित्र को लेने से बकते हैं, कतराते हैं, क्योंकि इनके साथ में पैनिक होना पड़ेगा, इनको समझाने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, इनके साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये उनका उत्तरदायित्व है, ये उनका अधिकार है। बच्चों को शिक्षा देने से वंचित करना बाधा रहित वातावरण के सुगम पहुंच से बहुत दूर है। उन्हें सहयोग प्रदान करके ही ये चीज़ों को दूर किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके बच्चों को समझाने के लिए, उन्हें अच्छी तरीके से उन्हें वो चीज़ का नॉलेज कराने के लिए टीचर अच्छे से सिर्फ लेक्चर मेथड ही नहीं है। हम शिक्षण में बहुत सारी विधियाँ पढ़ी हुई हैं, जिसमें कहानी विधि है, प्रयोजना विधि है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि है, ग्रुप डिस्कशन मेथड है, इतने सारे मेथड हैं। टीचर का मोटो होना चाहिए कि जो कंटेंट वो पढ़ाने आया है वो बालकों को उसी रूप में समझ में आए जिस रूप में वो समझाने आया। केवल यही पॉइंट नहीं है, हम विद्यालय के अंतर्गत जिन बच्चों में जो भी समस्याएं आती हैं, उनकी जैसे वित्तीय संबंधी बाधाएं हैं, वर्तमान समय में विद्यालयों के साधन संपन्न एवं बाधा रहित बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु प्राय ये देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में धन का अभाव होता है। इससे विद्यालय में विविध प्रकार के संसाधनों का अभाव पाया जाता है, जैसे खेल का मैदान, उपकरणों का अभाव, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एवं अन्य शिक्षक सहायक यंत्रों का भी अभाव आदि। इससे विद्यालय का वातावरण बाधाओं से ग्रसित हो जाता है तथा उचित शैक्षिक एवं बाधा रहित वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। पूर्वाग्रहों का प्रभाव। विद्यालय में अनेक शिक्षक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। वे असक्षम, अपवंचित एवं पिछड़े छात्रों के प्रति अनेक प्रकार की नकारात्मकता अवधारणा रखते हैं, जिससे वे अनेक अनुरूप विद्यालय का वातावरण निर्माण करने में किसी भी प्रकार की रुचि का प्रदर्शन नहीं करते, जिससे परिणाम स्वरूप बाधा रहित वातावरण निर्मित नहीं हो पाता। पूर्वाग्रहों से निर्मित कि ये बच्चे क्या कर पाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी डिसएबिलिटी को एबिलिटी में चेंज करना एक शिक्षक के लिए चैलेंज अगर वो लेता है और उसको वो पूरा कर पाता है, तभी जाकर वो अपने दायित्वों को पूर्णतः निर्वाह करता है। क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व है सभी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को वंचित नहीं समझना। अगर टीचर की मेंटलिटी ही ऐसी नेगेटिव होगी, नेवर माइंडेड होगी, तो वो बच्चों का विकास कभी भी नहीं कर पाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी बाधाएं। विद्यालय में जब छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि नहीं होती या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न नहीं होती, तो छात्रों का अधिगम स्तर निम्न होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता छात्रों के अधिगम स्तर को निम्न ही नहीं करती, वरन छात्रों को विविध प्रकार की बाधाओं से ग्रसित बनाती है, जिससे कि शैक्षिक वातावरण अवरुद्ध होता है। शैक्षिक तकनीकी संबंधी बाधाएं। बाधा रहित वातावरण की उपलब्धता की प्रमुख चुनौती शैक्षिक तकनीकी के विद्यालय में अभाव माना जाता है। प्राय विद्यालयों में शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी के बारे में ज्ञान नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप
वे उसका उपयोग असक्षम एवं अपवंचित छात्रों के लिए नहीं कर पाते, जिससे विद्यालय के वातावरण में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों विद्यालय व्यवस्था के प्रति अपना विश्वास प्रकट नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्थिति में विद्यालय का वातावरण बाधा रहित नहीं बन पाता। बाधा रहित वातावरण की कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों के अंतर्गत जो है वो या तो विद्यालय में देखी जाती है या विद्यालय के बाहर देखी जाती है। अभी तक जो हमने देखी वो अभिभावक, सामुदायिक, विद्यालय के भौतिक संसाधनों, दार्शनिक विचारों, दृष्टिकोण संबंधी, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव संबंधी, शिक्षण सामग्री अभाव संबंधी, नवाचारों के ज्ञान का, वित्तीय व्यवस्थाओं के में जो है पूर्वाग्रहों का प्रभाव देखा हमने, शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया संबंधी बाधाएं देखी, शैक्षिक तकनीकी में बाधाएं देखी। लेकिन ये सारी बाधाएं विद्यालय के अंतर्गत थी। अब कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो विद्यालय के बाहर भी वो बच्चा भी फेस करता है। उनमें कुछ है, विद्यालय भवन तक आने जाने की सुविधा न होने के कारण विकलांग छात्र विद्यालय तक आने में असमर्थ होते हैं तथा शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। विद्यालय में प्रवेश करते समय उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी बैसाखी या व्हीलचेयर विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाती। विद्यालय में विकलांग छात्रों को ऊपर चढ़ने के लिए किसी प्रकार की रेलिंग नहीं होती जिसका सहारा लेकर वह चढ़ सके। विद्यालय में उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती जिससे दृष्टिबाधित छात्र विद्यालय में उचित प्रकाश में अध्ययन नहीं कर पाते। विद्यालय में अनेक बच्चों के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था नहीं होती जिससे वे सरलता से बैठ सकें और अपना कार्य संपन्न कर सकें। विद्यालय व्यवस्था में उनको उचित क्षेत्रफल मिल सके, इस आधार पर कक्षों का निर्माण नहीं किया जाता जिससे उनको कम जगह मिलती है एवं कंजस्टेड में उनका हेजिटेशन भी होती है, इरिटेशन भी होती है। विद्यालय भवन के दरवाजे इस प्रकार के होते हैं कि उनमें व्हीलचेयर सहित विद्यार्थी सरलता से प्रवेश नहीं कर पाते। दरवाजे सामान्य आकार के होते हैं। विद्यालय में छात्रों को अपनी भाषा में बात करने की छूट नहीं होती, उनके कोमल मन पर विपरीत प्रभाव डालती है। विद्यालय के शौचालय का स्वरूप इस प्रकार नहीं होता कि जिससे कि विकलांग छात्र उसका उपयोग सरलता से कर सके। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप एवं संचालन विकलांग बालकों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता जिससे उनको असुविधाएं होती हैं। विद्यालय में खेल संबंधी उपकरणों एवं खेल व्यवस्थाओं का निर्धारण भी विकलांग छात्रों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। विकलांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय व्यवस्था में ही नहीं वरन विद्यालय से घर तक की दूरी भी अनेक बाधाएं होती हैं। विद्यालय भवन का स्वरूप, शिक्षक की सोच, अभिभावक की सोच, विद्यालय का स्वरूप आदि बाधा रहित वातावरण की प्रमुख चुनौतियां हैं। इनको दूर किए बिना बाधा रहित वातावरण का निर्माण नहीं किया जा सकता और यही सही बात है कि समावेशी शिक्षा में ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आज एक नॉर्मल टीचर भी है, अगर उसको एक कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड मिल जाता है या डिसेबिलिटी वाला चाइल्ड मिल जाता है, वो उसको पढ़ाने में ज़्यादा मगजमारी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका दायित्व है कि वो हर बच्चे को अच्छे से पढ़ाए। उसका दायित्व है कि वो अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हुए बाधा रहित वातावरण का निर्माण करते हुए जो है समावेशी शिक्षा को प्राप्त करें। बाधा रहित वातावरण तैयार करने के कुछ उपाय हैं। उन उपायों में है, सर्वप्रथम बाधा रहित वातावरण के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना हो जिसमें विकलांग बालकों के लिए आवास की सुविधा सामान्य बालकों से पहले हो, जिससे विकलांग बालकों के सामने घर से विद्यालय तक आने की दूरी कम
कम हो सके। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक 1 किलोमीटर एवं प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया, जिससे किसी भी छात्र को अपने घर से अधिक दूर तक विद्यालय नहीं जाना पड़ा। विकलांग बालकों को घर से विद्यालय तक आने के लिए विद्यालय द्वारा ऐसे वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो सरलता से उस वाहन पर बैठकर विद्यालय आ सके, उसको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं सामुदायिक सहयोग एवं उत्तरदायित्व धनी व्यक्तियों को मिलकर विकलांग छात्रों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि छात्रों को विद्यालय तक आने में किसी भी प्रकार की असुविधाएं न हो। प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वप्रथम विद्यालय में छात्रों की विकलांगता का अवलोकन करना चाहिए कि विकलांगता का स्वरूप किस प्रकार का है, उसके अनुरूप ही सुविधाएं एवं संसाधनों को एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय में प्रधानाध्यापक, शिक्षकों एवं सामान्य छात्रों द्वारा किस प्रकार वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे कि विकलांग छात्रों को यह अनुभव ना हो कि अपनी सहयोगी एवं आत्मीय जनों के बीच शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय अनुभवों, विद्यालय भवनों में छात्रों की विकलांगता को ध्यान में रखकर फर्नीचर की सुरक्षा होनी चाहिए, जिससे उस फर्नीचर पर वे व्यक्ति सरलता से चढ़ या उतर सके। इसके साथ साथ वे अपने पढ़ने लिखने का कार्य भी संपन्न कर सके। विद्यालय के दरवाजे तथा कक्षा कक्ष तक पहुंचने की सुविधा के लिए रैंप का प्रयोग होना अनिवार्य है, जिससे व्हीलचेयर एवं छात्र सरलता से विद्यालय में प्रवेश कर सके तथा कक्षा कक्ष तक सुगमता से पहुंच सके। विद्यालय भवन में रेलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे अस्थिर विकलांग छात्र उसका सहारा लेकर धीरे धीरे दूसरी मंजिल तक बने कक्षाओं में पहुंच सके या धरातल से कुछ ऊंचे कक्षा में प्रवेश कर सके। विद्यालय भवन की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें ऊंची नीची व्यवस्था न हो। सभी कक्ष शौचालय, प्रयोगशालाएं, अन्य कक्ष धरातल के समकक्ष हों, जिससे विकलांग छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधाएं न हो। प्रवेश द्वार पर रैंप द्वारा ऊंचाई तय करने में छात्रों में कोई कठिनाई न हो। विद्यालय में शौचालय पश्चिमी कमोड वाले होने चाहिए, जिससे विद्यालय में छात्रों को उन पर बैठने एवं खड़े होने में कोई कठिनाइयां न हो। विद्यालय व्यवस्था में खेलों की व्यवस्था, उनसे संबंधित सामग्री की व्यवस्था भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि विकलांग छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित हो, जैसे टेबल टेनिस, लूडो, शतरंज आदि खेल को भी इंडोर गेम जो होते हैं वो खेल सकते हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन एवं संचालन भी इस प्रकार किया जाए कि बच्चे निबंध प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, वादन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि में वो भी भाग ले सके। तो जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है वो इस तरीके की कराई जाए कि वो बच्चे भी उनमें इन्वॉल्व हो सके। विकलांग छात्रों के लिए संसाधन कक्ष भी होना चाहिए, जिसमें समावेशी शिक्षक द्वारा शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं का समाधान सवर्ग कक्ष के व्यक्तिगत रूप से सरलता से किया जा सके। विद्यालय भवन में दरवाजे सामान्य से बड़े आकार के होने चाहिए, जिसमें व्हीलचेयर व छात्र सरलता से कक्षा कक्ष में प्रवेश कर सके। उपयुक्त व्यवस्था की संरचना, संगठन एवं प्रबंधन का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि विद्यालय एवं विद्यालय से घर का वातावरण विकलांग के लिए बाधा रहित हो एवं वे विद्यालय में उचित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए बाधा रहित वातावरण निर्माण के कुछ उपाय हैं। इन उपायों में शिक्षकों को विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में अभिभावकों का सहयोग लेना चाहिए, जिससे वे अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंचा सके तथा उन्हें शैक्षिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर सके। शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में ही विकलांग बालकों के प्रशिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया संबंधी आवश्यकता तथ्यों का ज्ञान करा देना चाहिए, जिससे कि व्यवसायिक जीवन में शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया संबंधी समस्याओं का समाधान करते हुए बाधा रहित वातावरण उत्पन्न कर सके। शिक्षकों को शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में नवाचार का ज्ञान भी
शिक्षकों को विकलांग छात्रों के लिए रुचि योग्यता स्तर के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता का प्रदर्शन करें एवं अधिगम स्तर को उच्च करें। शिक्षकों को कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में विकलांग छात्रों के अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए। कम दिखाई देने वाले, कम सुनाई देने वाले छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उनको अधिगम में कोई कष्ट नहीं होगा। समावेशी दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे कि वे विकलांगों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ सके एवं उनका पालन कर सके। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वातावरण सर्वोत्तम रूप से विकसित होगा। इसमें कोई बाधा नहीं होगी। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक एवं रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम होना चाहिए। विकलांगों के संदर्भ में प्रचलित पूर्वाग्रहों को त्याग करना चाहिए। मन में यह धारणा बनानी चाहिए कि विकलांग एवं अवंचित बालक भी ठीक उसी प्रकार विकास कर सकते हैं जिस प्रकार सामान्य बालक विकासशील है। शिक्षकों को अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पण एवं प्रदर्शन करना चाहिए एवं आशावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विकलांग छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी वातावरण का समाधान तक करना चाहिए, जब तक कि वे अधिगम प्रक्रिया का वातावरण बाधा रहित न बना दे। शिक्षकों को अपनी भूमिका एवं सहयोगी एवं सुविधादाता के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, जिससे कि विकलांग एवं अपवंचित छात्रों को शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास कर सके। इससे शिक्षकों के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। शिक्षकों को प्रधानाध्यापक एवं अन्य प्रविधियों शिक्षा शास्त्रियों के साथ मिलकर विकलांग एवं अपवंचित छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिससे कि किसी भी प्रकार का बाधा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में न रहे। कुछ अक्षमता एवं सहायक प्रविधियां हैं। इसके अंतर्गत गद्यात्मक कौशल अक्षमता, श्रवण अक्षमता, दृष्टि अक्षमता एवं अस्थि अक्षमता संबंधी कुछ दोष पाए जाते हैं। इन सभी प्रकार की अक्षमताओं के लिए प्रमुख उपकरणों का जो है प्रयोग करना चाहिए, जिसमें है श्रवण अक्षमता। जब छात्रों में श्रवण संबंधी अक्षमता पाई जाती है, उनको श्रवण यंत्र प्रदान करके उनकी अक्षमता को दूर किया जा सकता है। श्रवण यंत्रों के माध्यम से जब छात्र लिखना पढ़ना सीख जाए तो उनको लिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। उससे उनको अधिक से अधिक लिखित कार्य कराने को दिया जाता है। गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों के लिए संकेतों का उपयोग करके लिखित सामग्री प्रदान करके उनकी विकलांगता संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। गद्यात्मक कौशल संबंधी अक्षमता। कुछ छात्रों में गद्यात्मक कौशल संबंधी अक्षमताएं पाई जाती है। इन क्षमताओं के लिए सामान्य रूप से बैसाखी, व्हीलचेयर, वॉकर, 3 पहिए वाला स्कूटर का प्रयोग किया जाता है। इससे धीरे धीरे चलाने से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ कृत्रिम अंग लगवाकर भी गद्यात्मक अक्षमता को दूर किया जा सकता है। गद्यात्मक होता है मोटर, मोटर मतलब एक गति से चलना। जैसे किसी व्यक्ति का एक पैर किसी दुर्घटना में घुटने से कट गया है तो उसे कृत्रिम पेड़ लगाकर उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दृष्टि अक्षमता। कुछ छात्रों में दृश्य अक्षमता पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनको इससे संबंधित यंत्र प्रदान किए जाते हैं। उनको दृष्टि दोष के अनुसार चश्मा प्रदान किया जाता है। यदि छात्रों में बहुत ही कम दिखता है तो उनके लिए वॉइस रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर, स्क्रीन रीडर आदि उपायों का समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अंधे व्यक्तियों को वस्तुओं को छूकर विविध आकृतियों एवं अक्षरों का ज्ञान कराया जा सकता है। इस प्रकार दृष्टि अक्षमता वाले छात्रों की सहायता की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उच्चारण संबंधी छात्रों की विकलांगता के लिए टैप रिकॉर्डर एवं वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा सकता है।
उनको सहायता